हाय गाइस, क्या हाल। तो आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो स्कूल वालों ने कभी नहीं बताई। तो स्कूल में तो हमको ये फोर्स किया जाता था कि हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए हमको फोर्स किया जाता था। लेकिन कॉलेज में आने के बाद तो सब कुछ डिजिटल हो गया, मतलब सारी चीजें डिजिटल होने लगी, पीडीएफ मिलने लगे और पीपीटीज मिलने लगी। तो उसकी वजह से मैं तो वो सारी चीजों को कर ही नहीं पाया, कॉप अप कर ही नहीं पाया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा जो फर्स्ट ईयर था, मेरा जो फर्स्ट सेम था, वो काफी मिजरेबल्स था। मतलब मुझे पढ़ाई करने में बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मेरे ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं तो वही जैसे स्कूल में नोट्स बनाने के लिए देते थे वैसे ही मैं नोट्स बना रहा था, वैसे ही पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे पूरे मेमोरी कार्ड को वाइप आउट कर दिया। मतलब जितना भी आज तक मेरे को पढ़ने को आता था, जितना भी मुझे लर्निंग के बारे में पता था, उस सबको मैंने वाइप आउट किया और मैंने एक न्यू सिस्टम बिल्ड किया। और इट्स टुक मी 4 years ऑफ री इन्वेंशन टू बिल्ड दैट सिस्टम। अब वो सिस्टम बिल्ड करने के बाद वो मेरे लिए अच्छा काम किया, वो मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। हो सकता है वो सिस्टम शायद आपके लिए काम नहीं करे, लेकिन वो मेरे लिए काम किया। लेकिन आज मैं आपसे वो दो अनपॉपुलर आइडियाज शेयर करना चाहता हूँ जिसने मेरे लिए बहुत ज्यादा मैजिकल काम किया था। अब आइडिया नंबर 1 मेरा क्या था कि मैंने लेक्चर अटेंड करना ही बंद कर दिया। अब लेक्चर अटेंड करना ही बंद कर देना मतलब ऐसा नहीं कि मैं लेक्चर में ध्यान ही नहीं देता था। लेक्चर्स अटेंड करना बंद कर दिए मीन्स कि मेरा ध्यान होता था लेक्चर्स में, ऐसा नहीं कि मेरा ध्यान नहीं होता था। लेकिन क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से कभी कभी अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था। अब एक प्रोफेसर आता है, ठीक है, वो एक प्रोफेसर 100 बच्चों को पढ़ा रहा है एंड सबका स्पीड ऑफ लर्निंग अलग है, किसको कब समझ आता है, किसको कैसे समझ आता है। अब जो फ्रंट रो वाला आर्यन है उसको सब कुछ समझ आ रहा है क्योंकि वो तो पूरा ध्यान दे रहा है, लेकिन जो पीछे बैठे हैं वो तो मस्ती कर रहे हैं, वो तो रील स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई खाना खा रहा है, अब वो खाने की वजह से पूरी क्लासरूम में बदबू आ रही है, उसकी वजह से वहाँ ध्यान जाता है। या तो कोई एनिम देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। अब उसकी वजह से इतने बड़े क्लासरूम में कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाती है। फिर ऑनेस्टली स्पीकिंग क्लासरूम की जो चेयर्स होती है उसमें भी बैठने को कंजस्टेड लगता है, कभी कभी डेस्क अच्छे से नहीं हो पाती। तो मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हम क्लासरूम में कभी कंसंट्रेशन कर ही नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं कि हम ध्यान देना नहीं चाहते, हम ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन ये सारे इन्वायरमेंट की वजह से कभी कभी हमारा स्कोप ऑफ स्पीड अच्छे से नहीं हो पाता। अब वो प्रोफेसर तो एक बार आए, उन्होंने तो समझाया, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो अब पढ़ाई करने की तो कैसे करने की। और ये सारे इन्वायरमेंट में लेक्चर चल रहा है वहाँ पे लंग मैकेनिज्म का, कि लंग का मैकेनिज्म कैसे होता है, लंग एक्सपेंशन कैसे होता है। और यहाँ पे जब्बर नींद आ रही होती है कि भाई कब लेक्चर खत्म हो और कब हम लोग सोएं। तो ये सारी सिचुएशन में कैसे पढ़ाई होगी, सोचो। अब मेरा सोचना कैसा है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर हो अपने पास, अगर ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जिसको हम पॉज कर सकते हैं, जिसको हम रिवाइंड कर सकते हैं, जिसको हम आगे स्विच कर सकते हैं, मतलब हम अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। एक कोजी डेस्क हो, एक चेयर मिल जाए, एक कॉफी मिल जाए और एक अच्छी सी प्लेलिस्ट के साथ अगर मैं पढ़ने बैठा हूँ तो डेफिनेटली वो मेरे लिए वर्क करेगा। डेफिनेटली मैं उस कोजी इन्वायरमेंट में या जो मेरा इन्वायरमेंट है उसके अंदर मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तो यू हैव द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल योर लर्निंग एनवायरनमेंट टू स्टडी मोर एफिशिएंटली। तो जैसे कि ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको लेक्चर्स अटेंड नहीं करने चाहिए, आपको लेक्चर्स अटेंड करने चाहिए, लेकिन आपको आपका ऐसा एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा जिसमें आप उस लेक्चर को अच्छे से समझ सको। आजकल तो बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो खुद का लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करते हैं। तो सपोज अगर आपको वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो आप उसको बार बार सुन सकते हो, बार बार उस रिकॉर्डिंग को आप पढ़ सकते हो। और जब आप कोई एक चीज पढ़ लेते हो, एक टॉपिक पढ़ लेते हो, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग खुद से कर लेते हो और फिर से उस रिकॉर्डिंग को एक बार 2x पे सुन लोगे ना, तो आपका पूरा लर्निंग अच्छे से हो जाएगा। तो मैं खुद भी ऐसा ही करता था कि मैं पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करता था, उसको पढ़ता था, उसको पढ़ने के बाद मैं वो प्रोफेसर का रिकॉर्डिंग 2x पे या 1x पे सुन लेता था।
और वो करने के बाद जो एफिशिएंटली जो मैंने पढ़ा है वो मुझे बहुत अच्छे से लर्न होता था। और मैं कोई प्रोफेसर या फैकल्टी के पास तब जाता था जब मुझे कुछ डाउट होता था या कोई चीज़ या कोई टॉपिक मुझे थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता था, तब मैं उनसे पूछता था या उनसे मैं एक ब्राउनी पॉइंट्स पूछता था। ना व्हाट इज ब्राउनी पॉइंट्स? ब्राउनी पॉइंट्स मतलब कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स मुझे लिखने चाहिए मेरे एग्जाम पेपर में या मेरे नोट्स में जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आगे जाके मेरे एग्जाम के अंदर। जब मैं कंटेंट लिखूंगा तो उसमें कौन से सारे पॉइंट्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो वो पॉइंट्स मैं सिर्फ सर से या फिर मेरे जो प्रोफेसर्स हैं उनसे पूछने जाता था। अब हम बात करते हैं सेकंड आइडिया की तरफ। अब मैं आपको बोलूंगा नो नोट्स एंड ओनली यूज फ्लैश कार्ड्स। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको नोट्स नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ फ्लैश कार्ड्स यूज करो। तो हम लोग जब स्कूल टाइम में थे, जब हम हायर स्कूल्स में थे, तब हम लोग अच्छी अच्छी नोटबुक बनाते थे। सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ, गुजराती, हिंदी, सबकी हम एक नोटबुक बनाते थे जो बहुत अच्छी बनाते थे। अब हम तब क्यों नोटबुक बना रहे थे? क्योंकि हमको तब उस नोटबुक के मार्क्स मिलते थे, हम अच्छे से लिखते थे, ठीक है, उसके मार्क्स मिलते थे, इसलिए हम लोग उसकी नोट्स बनाते थे। कॉलेज में क्या होता है? कॉलेज में हमको कोई मार्क्स नहीं मिलते, कॉलेज में सिर्फ असाइनमेंट सबमिशन होता है। अगर हम लोग नोट्स बना रहे हैं तो वो हम खुद के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमको कुछ पढ़ना है, कोई चीज़ को लर्न करना है, तो फ्लैश कार्ड्स यूज करना बहुत इफेक्टिव मेथड है। अब फ्लैश कार्ड से क्या होगा कि तुमने कुछ भी टॉपिक पढ़ा, उसके पॉइंट्स बनाने हैं, उसके बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। जब उस बुलेट पॉइंट्स को तुम पढ़ोगे, उसका कंटेंट भी आप पढ़ोगे, तो वो बुलेट पॉइंट्स के साथ आपका कंटेंट अपने आप आपको लर्न हो जाएगा। तो जब भी आप लेक्चर अटेंड करते हो या जब कोई रिकॉर्डिंग सुनते हो, ट्राई टू मेक आउट द बुलेट पॉइंट्स, ट्राई टू मेक आउट द फ्लैश कार्ड्स, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आप सिर्फ उसमें से देख के इसमें से लिखोगे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये बहुत ही ज़्यादा यूजलेस तरीका है, इससे पुअर लर्निंग होती है कि सिर्फ देख के लिखना वो नोट अच्छे से नहीं बनता है। तो अगर आप फ्लैश कार्ड बना के पढ़ोगे कि अगर सपोज जो हेडिंग है, उस हेडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा कंटेंट आना चाहिए, अगर आपको वो पता होगा तो वो चीज़ आप अपने आप एग्जाम में लिख सकते हो। अगर मैं आपको पूछूं कि अभी आपने कौन सी बुक पढ़ी या कौन सा टेड टॉक देखा, आपको याद होगा कि हाँ मैंने ये बुक पढ़ी, ये सब था। लेकिन अगर मैं उसके रिलेटेड कुछ आर्ग्यूमेंट्स में आपको पूछूंगा तो आपको याद नहीं होंगे। तो मेरा कहना बस इतना ही है कि ट्राई टू यूज फ्लैश कार्ड्स मोर एंड मोर बिकॉज इट हेल्प यू टू स्टडी इफेक्टिवली। तो मैंने मेरा एक सिस्टम बिल्ड किया था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब वो सिस्टम ऐसा था, वो एक मॉडिफाइड सिस्टम है और वो एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से बना हुआ सिस्टम है। और वो सिस्टम के अंदर एस, क्यू एंड 3R है। एस का मतलब है स्किम, क्यू का मतलब है क्वेश्चंस एंड 3R का मतलब है R फॉर रिफ्रेश, रिकॉल एंड रिपीटेशन। मैंने आपको पहले भी समझाया कि फ्लैश कार्ड बनाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको पूरा एक सिस्टम, जो मेरा सिस्टम है वो आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले आता है एस फॉर स्किम। अब स्किम में मैं क्या करता था कि कोई भी मुझे टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, वो टॉपिक के रिलेटेड मैं एक बुलेट पॉइंट्स बनाता था, या तो फिर उस टॉपिक के रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं उस डेफिनेशंस को पहले लिखता था और उस टॉपिक की आउटलाइंस बनाता था कि इस टॉपिक के अंदर कौन से मेन सब टॉपिक्स है, वो सब लिखता था। वो सब लिखने के बाद पता चलता है कि अब इसके अंदर क्या क्या कंटेंट आएगा। और ये सबसे पहले स्कीम जो होता है, ये स्कीम बनता है आपके टॉपिक का एक स्केलेटन। अगर आपको ये स्केलेटन ही पहले से लर्न हो जाएगा तो आप उसका कंटेंट इजीली लिख सकते हो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रेश? रिफ्रेश का मीनिंग क्या है? तो अब आपने जो स्केलेटन सिस्टम बनाया, जो आपने आउटलाइंस बनाई है, ठीक है, अब उसके अंदर जो कंटेंट लिखना है, उस कंटेंट को इस तरीके से खुद को समझाना है कि आपको एक 5 साल के बच्चे को समझा रहे हो। इतना ही मतलब पूरा निचोड़ देना है उस कंटेंट को, उस चीज को, उस टॉपिक को, कि इतना छोटी चीज में समझाना है ना कि आप कोई 5 साल के बच्चे को समझा रहे हो कि ये चीज ऐसा होता है बेटा, ये चीज ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं।
और वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा ना कि जब आप लिखने बैठोगे ना, आपको अपने आप लिख सकते हो वो चीज़ को। क्योंकि अगर आप सिर्फ नोट्स लेंगे, उस चीज़ का नोट्स लेके बनाएंगे, तो वो इफेक्टिवली नहीं है। हाँ, एस्थेटिक लगेगा, आपके सारे नोट्स एस्थेटिक लगेंगे जब आप अच्छे से लिखोगे, एक एक लाइन बनाओगे, एक एक पैराग्राफ लिखोगे, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, पिंक पेन सब करोगे, पर उससे लर्निंग नहीं होगी। लेकिन अगर इस तरीके से खुद को समझाओगे, आउटलाइंस बना के 5 साल के बच्चे की तरह से अगर खुद को समझाओगे ना, तो लर्निंग बहुत अच्छे से होगी। अब बात करते हैं सेकेंड आर की, रिकॉल। अब रिकॉल में क्या करना है कि सपोज आपने रिफ्रेश किया, आपने आउटलाइंस बनाए, आपने स्कीम बनाई, ठीक है। अब रिकॉल, अब जब उस टॉपिक के रिलेटेड आपकी अच्छी पकड़ बन जाती है, आपको अच्छे से लर्न हो जाता है, तो रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पता रहना, उस टॉपिक के बारे में आपको पता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि जैसे कोई नोट्स होते थे, तो नोट्स हमारे सामने होते हैं, हम पढ़ करते हैं, और बस उससे हमको पता नहीं चलता कि हमको कितना लर्न हुआ है। बट अगर हमने फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं, तो फ्लैश कार्ड्स में आपको सिर्फ स्केलेटन के ऊपर उसका आउटलाइन ही दिखेगा, ठीक है। सपोज कि लंग मैकेनिज्म है, तो लंग एक्सपेंशन का सिर्फ और सिर्फ आपको लंग एक्सपेंशन ही दिखेगा। अब यू हैव टू एक्सप्लेन होल मैकेनिज्म ऑफ लंग एक्सपेंशन, कि भाई लंग एक्सपेंशन कैसे हो रहा है। यू हैव टू एक्सप्लेन टू योरसेल्फ ओनली, खुद को समझाना है कि भाई ये लंग एक्सपेंशन का मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। हाँ, ये ऐसे होता है, डायफ्राम ऊपर जाता है, डायफ्राम नीचे आता है, लंग्स एक्सपांड होते हैं, रिब्स बाहर आते हैं, रिब्स अंदर जाते हैं, पूरा खुद को समझाना है, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर आप लर्निंग करोगे ना, डेफिनेटली यू विल हैव द बेस्ट स्कोर इन योर एग्जाम्स। अब बात करते हैं थर्ड आर की, रिपीटेशन। अब जैसे कि मैंने फ्लैश कार्ड बताए थे, ठीक है। अब टॉपिक वाइज आपने फ्लैश कार्ड्स बनाए, टॉपिक के सब टॉपिक्स वाइज आपने फ्लैश कार्ड्स बनाए थे, ठीक है। लेकिन आपको रिपीट करना है, ओके। उन सारी चीज़ों को रिपीट करना है, 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करना है। अब क्या होगा कि जो इजी वाले फ्लैश कार्ड्स थे उनको साइड में कर देना है, एंड विच आर द हार्ड टॉपिक्स उनको पहले पकड़ना है, ठीक है। जो हार्ड टॉपिक्स हैं, जो हार्ड सब टॉपिक्स हैं, उनको पहले पकड़ो। ट्राई टू फिगर आउट दैट थिंग्स, try to figure out that questions, try to figure out that content of that topic, कि भाई जो हार्ड टॉपिक है, हार्ड टॉपिक देके डरना नहीं है। हार्ड टॉपिक के जो फ्लैश कार्ड्स है उनको समराइज करना सीखो, उनको पॉइंट आउट करना सीखो, उस पर एक अच्छी पकड़ बनाओ, अच्छी इंफॉर्मेशन बनाओ। फिर जो हार्ड है और जो इजी है सबको मर्ज करो, और एक बार में पूरा का पूरा जो आपका टॉपिक है उसको रिवाइज करो। And try to solve many questions. Practice more and more questions. जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगा, क्योंकि जब हम एग्जाम में होते हैं तब हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। आइदर इट शुड बी एमसीक्यूज और आइदर इट शुड बी द लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन आंसर्स, सो वी हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। तो अगर सपोज कोई एक टॉपिक आप लिख रहे हो, तो कभी ट्राई करो कि आप उस क्वेश्चन को एक बार में पूरा लिख दो, ट्राई करो ऐसा। एक फाइनल बात पे बात करते हैं, ठीक है, कि अगर आप इस सिस्टम के साथ अगर आप पढ़ाई करते हो, जो कि मैंने आपको सिस्टम बता दिया है, SQ3R सिस्टम, ठीक है। अगर आप इस सिस्टम के साथ अगर आप पढ़ाई करते हो, तो आपके जो गोल्स हैं पढ़ाई के रिलेटेड, दैट शुड बी क्लियर। योर गोल शुड बी क्लियर टू व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, ओके। पहले मैं फिगर आउट करता था कि कौन से सब्जेक्ट के साथ मैं स्टार्ट करूं, कौन सा सब्जेक्ट मैं पहले पढूं, या कौन से क्वेश्चंस मैं पहले सॉल्व करूं। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता। अगर मेरा न्यूरोलॉजी का एग्जाम है तो मुझे पढ़ना है, मैं पहले ही फिगर आउट करता हूँ कि मुझे कौन से क्वेश्चंस पहले पढ़ने, कौन से क्वेश्चंस बाद में पढ़ने, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ दैट क्वेश्चन, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जो प्रीवियस ईयर्स टॉपिक्स जो आए थे एग्जाम के अंदर, उन सबको देख के मैं ये सारा सिस्टम खुद से बनाता हूँ। देन मैं ये चीज़ को करता हूँ, देन इस चीज़ को लेके बैठता हूँ कि यस मुझे इतना टॉपिक आज पढ़ना है। सपोज मुझे फ्लैश कार्ड्स पढ़ना है तो आज मुझे ये चीज़ पे ध्यान देना है,
कल मुझे ये चीज़ पे ध्यान देना है, तो मेरा डे वाइज वो पूरा सिस्टम रेडी होता है। तो ये सिस्टम मैं मेरे मेडिकल कॉलेज में यूज़ करता हूँ, आज भी मैं ये मेरे कॉलेज में यूज़ करता हूँ। आई एम अ 4th ईयर बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट एंड काफ़ी अब मुझे पढ़ने में मज़ा आती है। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ और मैं इस तरीके से अगर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पढ़ने में मज़ा आती है। मेरे काफ़ी सारे स्कूल मतलब काफ़ी सारे कॉलेजेस में मेरे जो फ्रेंड है दे आर मेकिंग द एस्थेटिक नोट्स, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाते हैं। बट इन 4 सालों में मैंने आज तक कभी नोट्स नहीं बनाए। आई ओनली मेक द फ्लैश कार्ड्स, और जब मैं सिर्फ पढ़ने बैठता हूँ जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई उस तरीके से पढ़ता हूँ। सो ट्राई टू डू दिस थिंग्स, यू विल बी सक्सीड इन योर एग्जाम, यू विल गेट द गुड स्कोर अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो। सो आई होप मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आया होगा एंड मेरी जो भी मिस्टेक्स थी वो मिस्टेक्स आप मत करना, वो सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करना कि जब आप मेडिकल कॉलेज में हो या कोई भी आप कॉलेज में हो इस तरीके से मत करना। पहले फिगर आउट करना सारी चीज़ों को, देन यू स्टार्ट योर लर्निंग। ओके एंड अगर आपको मेरे साथ चैट करना है, कॉम्प्लीमेंट शॉवर करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई लव टू हियर योर कमेंट्स एंड जो भी आपके मैसेजेस होंगे। एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को एंड लाइक कर देना एंड शेयर कर देना आपके उन सारे फ्रेंड्स में जो आज भी ये सारी लर्निंग में उनको प्रॉब्लम होती है, उनको कुछ भी स्टडी के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अगर आपको कुछ भी स्टडी के रिलेटेड प्रॉब्लम है you can DM me on Instagram. So thank you so much watching for this video.